ओके, तो फिर पहले मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करूं कि व्हाट इज रेट ऑफ चेंज एंड हाउ डू वी यूज dy अपॉन dx टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज। तो हमने इसको एक बार पहले इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल चेंज इन x एंड वेरी स्मॉल चेंज इन कोरस्पॉन्डिंग y, उसके रेशियो को बोलते हैं dy अपॉन dx। इसी कॉन्सेप्ट को हम रेट ऑफ चेंज के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक फंक्शन है y एक्सिस और x एक्सिस को लेकर, ये x एक्सिस और कोई भी हमने एक फंक्शन अज्यूम कर लिया, ये कोई ऐसा ग्राफ है, ठीक है। दिस इज सपोज x एक्सिस एंड दिस इज योर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अब अगर आप इसके दो पार्ट्स को देखें, सपोज फ्रॉम दिस इज योर पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, तो आप P से Q तक का मूवमेंट हम देखना चाहते हैं कि x में हमने कितना चेंज किया और कोरस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आया। तो हमने इसको मिला दिया, दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दिस, ये Q के वर्टिकल पोजीशंस हो गई और ये P की हॉरिजॉन्टल पोजीशन। P और Q में जो डिफरेंस है, वर्टिकल कितना डिफरेंस होगा, इसको हम बोलेंगे चेंज इन y, दैट इज नोन एज डेल्टा y, और जो इसमें हॉरिजॉन्टल गैप है उसको बोलते हैं डेल्टा x। तो अगर आप इस ग्राफ को P से Q तक मूव करें तो आप देखेंगे x को आपने थोड़ा चेंज कर दिया, आप x में आपने कितना चेंज किया, डेल्टा x, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव चेंज। जो भी चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। तो हम देख रहे हैं x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। तो इन दिस ग्राफ, फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, वी से दैट डेल्टा x इज पॉजिटिव एंड डेल्टा y इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ग्राफ को आप क्या बोलेंगे, आप ग्राफ इंक्रीजिंग बोलेंगे, ग्राफ डिक्रीजिंग बोलेंगे। इंक्रीजिंग का मीनिंग होता है x को बढ़ाने पर y भी बढ़ेगा, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि x को बढ़ाने पे y डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ग्राफ नेचुरली इंक्रीजिंग है कि x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है। तो ये तो हमारा एक ब्रॉड आउटकम हुआ कि ठीक है ग्राफ बढ़ रहा है। अब मैं भी देखना चाहूंगा किस रेट से ग्राफ बढ़ रहा है। तो अगर मैं लिखूं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x सपोज, तो आप ये तो कर सकते हैं dy अपॉन dx, हम सोल्व कर देंगे आसानी से। तो आई कैन राइट dy अपॉन dx मस्ट बी इक्वल टू f डैश x, ऐसा हमने किया पहले भी। बट मैं ये रेट ऑफ चेंज, नॉर्मली अगर आप देखेंगे जब भी रेट की बात आती है ना, तो रेट का मतलब होता है हमेशा टाइम के साथ चेंज। जैसे किस रेट से कोई चीज डिके कर रही है, किस रेट से आपकी मनी बैंक में इंक्रीज हो रही है, किस रेट से किसी किसी भी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, तो रेट हमेशा टाइम के साथ एसोसिएट होता है। तो हमें y को डिफरेंशिएट करना चाहिए टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dt मस्ट बी इक्वल टू f डैश x इंटू dx अपॉन dt। अब तक हमने चेन रूल काफी पढ़ ली है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी इस लाइन को लिखने में। भाई y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, फंक्शन x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, f तो x का फंक्शन है, तो पहले f x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा इंटू dx अपॉन dt। इसको थोड़ा और भी अच्छे से लिखने के लिए, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आई कैन राइट dy अपॉन dt मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x इंटू dx अपॉन dt। मैंने आपको एक लाइन बोली थी शुरू में जब चैप्टर शुरू किया था कि इस चैप्टर में कुछ भी हम अलग अलग चीजें पढ़ें, पर हम एक चीज हमेशा करेंगे dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dt, बाकी सब उसका इंटरप्रिटेशन है कि भाई हमारे इस चैप्टर में इसका क्या मीनिंग हुआ। अब बताइए dx अपॉन dt के लिए सही वर्ड क्या बोलेंगे, व्हाट इज dx अपॉन dt? t इज द टाइम, t इज टाइम, जल्दी बताइए इसके लिए क्या टर्म होना चाहिए। dx अपॉन dt इज द चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से x में कितना चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इट इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, x में किस रेट से चेंज हो रहा है। ये आप समझते हैं कि अगर dx अपॉन dt नेगेटिव है तो x डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, dx अपॉन dt पॉजिटिव है तो x टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, dx अपॉन dt जीरो है तो x टाइम के साथ ना चेंज होता है, ना इंक्रीमेंट होगा ना डिक्रीमेंट होगा, तो जीरो हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, dy अपॉन dt को। अब तो ये बड़ा कॉमन है dx अपॉन dt के जैसा, तो व्हाट इज dy अपॉन dt? इट इज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब आप क्वेश्चन समझ पाएंगे, आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x में आप थोड़ा सा चेंज करते हैं टाइम के हिसाब से, तो कोरोस्पोंडिंग y में कितना चेंज आएगा। बस ये आपके ये सिंपल फ्लैट क्वेश्चन आता है, दो वेरिएबल अलग अलग हैं, दोनों में से एक पार्ट गिवन होगा, दूसरा आपसे पूछा होगा।
ये समझ आ रहा है आपको जो हमने पार्ट लिखा, दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग dy अपॉन dt एज वेल एज dx अपॉन dt, और उसमें उन दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है। ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ x बढ़ेगा और y कम हो जाएगा, ऐसे भी तो क्वेश्चन हो सकते हैं ना। यही ग्राफ ऊपर से नीचे आ सकते हैं, यही ग्राफ ऐसा हो सकता है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, x बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है लेकिन y बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो इनके रिलेशंस को एग्जैक्ट सोल्व करेंगे हम रेट ऑफ चेंज वाले कॉन्सेप्ट में। यहां तक हमने जितना पढ़ा, इसमें कोई डाउट हो, ये आपको समझ आ रहा है इतना पार्ट, एक बार कमेंट करके बताइए भाई। अंटिल नाउ हम क्या कर रहे थे, dy अपॉन dx ओनली, अब आपको करना है dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt। क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो x की वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, तो बताइए y में कितना चेंज आएगा। ठीक है, आप इसके बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल पहले मैं आपको कराता हूं, आपको समझ आएगा क्या लॉजिक इसके पीछे रहा होगा। देखिए, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया कि आप जानते हैं ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला जानते हैं। ये एक नॉर्मल, चलो मैं ग्राफ लेता हूं, एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, y एक्स पे डिपेंड करते हैं, और क्वेश्चन कहते हैं कि जो x है उसको आपने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, मतलब x में आपने चेंज किया कितना, dx अपॉन dt इज गिवन एज 0.1, मतलब x को आपने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया एट द रेट ऑफ 0.1, तो x बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपसे पूछा है कैलकुलेट dy अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 2। भाई x को आपने बढ़ाना शुरू किया, x बढ़ता जाएगा, जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी उस मोमेंट पर y कितना होगा, क्वेश्चन ये है। तो हम इसको डील करेंगे, आपसे दो चीजें आएंगी, dx बाई dt और dy बाई dt, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, एक सिंपल रिलेशन आ गया। अब आप देखिए इसमें क्या क्या आपको गिवन है, इसने कहा कि 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू x की वैल्यू गिवन है मुझे 2, x इज इक्वल टू 2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज 0.1, so this answer is 2 square is 4, 4 into 3 12, 12 into 0.1, this answer is 1.2। अब मैं इसको समझाता हूं आपको डिटेल में कि हम ये x की वैल्यू देने का क्या मतलब है, ये जो हमने इधर पार्ट में वैल्यू दी है इसका क्या मीनिंग है कि एट x इज इक्वल टू 2 ओनली, क्योंकि आप देखेंगे वैल्यू हर जगह डिफरेंट आएगी और चेंज होगी वैल्यू। तो देखिए जिन लोगों को अभी से प्रॉब्लम है उसको हम ग्राफिकली समझ लेते हैं, पहले इस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा कुछ ग्राफ है, और पीछे भी आएगा ऐसा ग्राफ, ही ऐसा ग्राफ, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अभी भी एक्यूरेट तो नहीं बन पाएगा ग्राफ, पर पहले टच होके आगे चलता है फिर ये बहुत ऊपर तक चला जाता है। ये चलो हम इसको कोशिश करते हैं सही बनाने की, तो आधा पार्ट बनाता हूं, ये ग्राफ ऐसे चलता है, पहले ऐसा ग्राफ, और पीछे भी ऐसे हटेगा, ये ऐसा ग्राफ होगा। तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि x को चेंज करने पर y में कोई खास चेंज नहीं आता, x भी बढ़ता जा रहा है, y में कोई खास चेंज नहीं आ रहा है, बट जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो y यहां पहुंच जाएगा, फिर ये ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो अगर मैं इसका शुरू का पार्ट आपको दिखाऊं, आप शुरू का हिस्सा देखिए ये वाला पार्ट, तो आप कहेंगे ग्राफ तो बढ़ ही नहीं रहा है, ग्राफ तो x के साथ साथ टच होकर चल रहा है, पर एक स्टेज आएगी फिर तेजी से बढ़ना शुरू होगा। आप अगर ग्राफिकली ना भी देखें तो आप न्यूमेरिकली बताइए मुझे, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 0.5 का क्यूब कितना होता है, 1/8 होता है। तो ग्राफ ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है, पर जैसे आप 3 का क्यूब निकालेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, तो यहां पहुंच जाएगा ग्राफ। 5 का क्यूब निकालेंगे तो 125, तो ग्राफ एक स्टेज के बाद तेजी से बढ़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज जो y का है वो एकदम तेजी से बढ़ेगा अगर x की वैल्यू बदल जाएगी। मान लीजिए मैं इसी का सेकंड पार्ट करता क्वेश्चन का, और मैं लेता एट x इज इक्वल टू 4, मैंने क्या पूछा, कैलकुलेट dy बाई dt एट x इज इक्वल टू 4। सो व्हाट इज dy बाई dt, dy बाई dt द फॉर्मूला इज सेम, इट इज 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, this value is 3 into x is now 4, 4 square into dx upon dt is 0.1, 16 into 3 48 into 0.1 4.8। तो जो पहले dy upon dt आया था उसी 1.2 था, अब dy upon dt कितना है 4.8, उसका ठीक 4 गुना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y
बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। क्यों? बिकॉज एक्स की वैल्यू आपकी चेंज हो गई है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ये अगर आपको समझ आ रहा है ये वाला आर्टिकल, तो आप ये जान जाएंगे कि हर क्वेश्चन में ये देना बहुत जरूरी है। क्या वैल्यू, किस मोमेंट पर आप चेंज पूछ रहे हैं, क्योंकि चेंजेस आपके अलग अलग हो सकते हैं। ये चलिए मैं इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसमें मैथ्स थोड़ा कम है और नॉर्मल फिजिक्स जैसा क्वेश्चन है। देखिए, एक हमने एक सर्कुलर ग्राफ बनाया, बल्कि सेमी सर्कुलर ग्राफ। ये ग्राफ बना दिया और इसको ऐसे मिला दिया, थोड़ा सा ऊपर से मिलेगा ये हमने ग्राफ बना दिया। तो ये एक सर्कुलर ग्राफ है और ये पार्ट भी हम काट देते हैं इसमें से, ठीक है, ये सही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और मैं इसमें मार्क कर देता हूं अलग अलग पार्ट, फिर आपको उसमें से सेलेक्ट करके आंसर बताना। इस ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट है, तो मैं इससे मार्क करता हूं, उसको ज्यादा अच्छा होगा। एक हिस्सा ये है जो आप ऑरेंज वाला पार्ट देख रहे हैं, एक इसका दूसरा पार्ट है जो ग्रीन देख रहे हैं, आप थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। और तीसरा इसका पार्ट है एक येलो। 10 कलर्स भी हमारे खत्म हो गए। एक और लेते हैं रेड। रेड पता नहीं आपको कैसा दिखेगा ब्लैक पर। भाई एक पार्ट आपका ऑरेंज है ना, एक पार्ट फिर ग्रीन है, उसके पार्ट एक पार्ट येलो है और एक पार्ट रेड है। मान लीजिए आपको उसमें ड्राइविंग करनी है, ये किस टाइप की हिल है, एक बहुत डिजाइनर। तो आपका पहला पार्ट है ऑरेंज पार्ट पे बाइक को ऊपर चढ़ाना, ये खुद ही पैदल चढ़ना है, चलो बाइक तो बहुत ही मुश्किल होगी। फिर हमें ग्रीन पार्ट पे पैदल चलना है, फिर आपको येलो वाले पार्ट पे पैदल चलना है, फिर आपको सर्कल रेड वाले पार्ट पे पैदल चलना है। सबसे इजी काम कौन से वाला होगा बताओ? रेड पार्ट पर होगा ना, इजी। क्यों होगा? बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज ऑलमोस्ट जीरो। हाइट नहीं बढ़ रही, आप देख रहे हैं रेड वाले पार्ट में हाइट नहीं बढ़ रही है। येलो वाले पार्ट में रेट ऑफ चेंज थोड़ा फास्ट है, ग्रीन वाले पार्ट में रेट ऑफ चेंज और भी फास्ट है, और जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये तो सीधी वर्टिकल दीवार पर चढ़ने जैसा हुआ। तो सबसे मुश्किल पार्ट है ऑरेंज पार्ट पे चढ़ना। समझ रहे? इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज भी अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर आपको दे सकता है, इसलिए देना जरूरी होता है कि एक्स की कौन सी वैल्यू पर आप रेट ऑफ चेंज चाहते हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को करा सकता हूं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल की इक्वेशन आनी चाहिए, तो हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ आ रहा है आपको? तो इसलिए हर क्वेश्चन में आएगा कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज एट दिस पॉइंट। किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू 4 पर, x इज इक्वल टू 5 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 0 पर। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऐसे निकालना होता है। मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसने पूछा कैलकुलेट dy अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 0 गिवन दैट dx अपॉन dt बराबर 3। ये क्वेश्चन है। तो व्हाट इज dy अपॉन dt? सो आई विल राइट dy अपॉन dt इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt 3 है, बिल्कुल सही है अपनी जगह। ये वाला पार्ट भी 3 है, लास्ट वाला पार्ट भी 3 है। व्हाट इज द मिडिल पार्ट? बताओ मिडिल पार्ट कितना होगा? मिडिल पार्ट इज 0। तो अगर मिडिल पार्ट 0 है तो इंटू कितना? इंटू 0। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 0। तो सारी मेहनत बेकार हो गई। आप कितना भी फास्ट एक्स को बढ़ाइए, लेकिन 0 के आसपास अगर आप एक्स को चेक करेंगे तो रेट ऑफ चेंज नहीं मिलेगा। और वो क्यों नहीं मिलेगा? ये है आपका, दिस इज वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो जो आपका ग्राफ दिखेगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ, हमने हालांकि क्यूई में पढ़ा है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक पैराबोलिक फंक्शन होता है और सिमेट्रिकल ग्राफ होता है। ये कुछ कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ। तो आप देख ही पा रहे हैं इस ग्राफ में 0 के नेबरहुड में, 0 के आसपास इस वाले हिस्से में ग्राफ ऑलमोस्ट 0 है। आप एक्स को बढ़ाएंगे वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा? 0। देखिए, अगर आपको इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आता है तो डिफरेंशियल में आपको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे अलग जितने हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, मैं उसको एक क्वेश्चन लेकर आपको सारे आर्टिकल समझा सकता हूं एक सिंगल क्वेश्चन में, क्योंकि हर जगह वही बात रिपीट होती है। बार बार हम डीवाई बाई डीएक्स करते हैं, सोल्व कर लिया, फिर उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। अच्छा, क्या मतलब हुआ? डीवाई बाई डीएक्स ज्यादा आने का क्या मतलब है, कम आने का क्या मतलब है, नेगेटिव आने का क्या मीनिंग है, पॉजिटिव आने का क्या मीनिंग है, जीरो आने का क्या मीनिंग है। तो ये हालांकि इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं देता क्लास में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रेड वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट, ग्रीन पार्ट और ऑरेंज पार्ट, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं एक सिंगल क्वेश्चन।
और सर्कल एक इतना अच्छा कर्व होता है जो हर मोमेंट अपनी डायरेक्शन बदलता है। अभी ऐसे चल रहा है सीधा, थोड़ी देर में ऐसे टर्न हो गया, फिर ऐसे टर्न हो गया, फिर ऐसे टर्न हो गया, और हर जगह पे अलग अलग आपको स्लोप इसका मिलेगा। अब बताओ समझ आ रहा है कि नहीं? शिवम, शिवम तुम बताओ, तुम्हारे कमेंट नहीं आ रहा आज। शिवम, शिवम गोयल, समझ आ रहा है? चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन है, सीक्वेंशियल है, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। पहले आपको आर्टिकल बहुत क्लियर हो जाए। अच्छा, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, डिफरेंशियल से क्वेश्चन आएगा तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। एग्जामिनर की मजबूरी है, इसको चाहकर भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बना सकते इस पर। और ऐसा नहीं कि लैंग्वेज में आप कोई ट्विस्ट कर देंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो देखते चलिए क्वेश्चन, ये आप करके देखिए। द रेडियस ऑफ ए सर्कल चेंजेस एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन इट्स एरिया एट द मोमेंट व्हेन रेडियस इज 5। सब कुछ गिवन है इसमें। अब हम सेकंड लेवल पे आ गए क्वेश्चन में। सेकंड लेवल में फंक्शन आपको गिवन नहीं होता, उसका फॉर्मूला आपको ढूंढना पड़ता है। अभी तक का क्वेश्चन तो क्लियर था, y बराबर एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये क्लियर नहीं है। इसने कहा एक सर्कल है, तो फिर आप खुद देखिए भाई, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। इस दो बातें इसने करी, एक तो रेडियस का चेंज और एक एरिया का चेंज। आंसर पाई की फॉर्म में दे देना। वेरी गुड, 2 पाई इज द करेक्ट आंसर। 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना। अगर यूनिट में डिफरेंस भी है चॉइस में तो हम वो भी ढूंढ सकते हैं। तो पहला काम ये होगा, क्वेश्चन ने जो पूछा है उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? सर्कल का एरिया, एरिया को मैं ए मान लेता हूं, इजिकल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। कनेक्शन लेके, ये आपका इनपुट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट कहते हैं जिसको, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। So now differentiate A with respect to time. So I get dA upon dt. It is 2 pi r into dr upon dt. सही है। एक्स वाई भूल जाए, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वेरिएबल सर्कल के लिए, वो यूज करें आर और ए। तो अब हर चीज आपको पता है। दिस इंप्लाइज dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर। किस मोमेंट पे पूछा है? जब आर की वैल्यू 5 हो गई है, इंटू डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी 0.2, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है 0.2। तो 2 इंटू 5 10 इंटू 2, दिस इज ओनली 2 पाई। यूनिट आप उसी हिसाब से लगाएंगे जो आपको क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कभी कभी एग्जामिनर इनमें भी गलती कर देते हैं, मतलब ऐसी चॉइस बनी होती है कि एक में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एक में खाली सेंटीमीटर होगा। तो वो तो आप पता कर ही सकते हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है। अगर वॉल्यूम पूछा होता तो सेंटीमीटर क्यूब होता, एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है कि आपके दो फंक्शंस होंगे, एक का रेट ऑफ चेंज गिवन होगा, एक का रेट ऑफ चेंज पूछा होगा। तो पहले दोनों में कनेक्शन आपको ढूंढना है। वो मोर और लेस कनेक्शन, आप थोड़ी ज्योमेट्री पढ़ेंगे आपको एकदम आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, ये कभी कभी कौन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तो मैं अभी क्लास में उसका फॉर्मूला आपको बता दूंगा, फिर आगे के लिए आप ज्योमेट्री में देख लेना, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे भी, उससे आपको याद रहेगा। तो वो इसमें इशू नहीं है। मेन इशू है आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज आपसे पूछी है, क्या नहीं पूछा है। चलिए ये एक और देखिए क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए स्फेयर चेंजेस एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम एट द मोमेंट व्हेन रेडियस इज 10। पहले आपको वॉल्यूम को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको याद नहीं तो फॉर्मूला में लिख देता हूं, आगे आप करना। वॉल्यूम इज डिफाइंड एज 4 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब, 80 पाई। वेरी गुड, अभी चेक करते हैं आंसर। सबका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। सो डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 इंटू 3 आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। बस सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 3 से 3 कट भी जाएगा। इट इज 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इज 10 स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी 0.2। तो 4 इंटू 2 8, 0.8 इंटू 100, दिस आंसर इज 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो सर्कल, स्फेयर, एरिया ऑफ द स्फेयर, एरिया ऑफ द सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब क्वेश्चन डील हो जाते हैं इससे, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन में कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देते हैं, देखो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये आपको दे दिया किसका, स्फेयर का। दिस इज सपोज 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और दूसरा आपको पार्ट दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ये आपसे पूछा है। स्फेयर की बात कर रहे हैं हम। रेडियस कितने गिवन है एट द मोमेंट व्हेन रेडियस इज 5। तो एक स्फेयर की रेडियस चेंज हो रही है, तो स्फेयर की जब रेडियस चेंज होगी तो उसका सरफेस एरिया भी चेंज होगा और उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, दोनों बातें चेंज होंगी, दोनों बढ़ेंगे एक्चुअली। तो इसने पूछा है कि रेडियस में सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा जबकि वॉल्यूम में इतना चेंज आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि भाई वॉल्यूम का सरफेस एरिया से कनेक्शन तो होता नहीं, बल्कि रेडियस के साथ होता है। तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4π/3 इंटू आर क्यूब एंड सरफेस एरिया इज, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 4π इंटू आर स्क्वायर, ऐसा होता है। नाउ सेपरेटली कैलकुलेट dv अपॉन dt। दिस आंसर इज 4π/3 इंटू 3r² इंटू dr अपॉन dt। और s को भी सोल्व कर लेते हैं। सो ds अपॉन dt, दिस आंसर इज 8πr इंटू dr अपॉन dt। तो आपने वही किया जो अब तक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, वी सोल्ड dv अपॉन dt, वी सोल्ड ds अपॉन dt, बिकॉज v ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ t, s भी t की वैल्यू पे डिपेंड करता है। पूरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कभी भी dr/dt गिवन नहीं है, ना ही dr/dt आपसे पूछा गया है। तो हम इन दोनों को यूज करके dr अपॉन dt को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऊपर वाले इक्वेशन को नीचे वाले से डिवाइड कर दीजिए, तो यू गेट dv अपॉन dt डिवाइडेड बाई ds अपॉन dt मस्ट बी इक्वल टू, बताइए कितना आंसर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, dr/dt भी कैंसिल हो जाएगा, एक r से r भी कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 भी कैंसिल। क्या बचा जल्दी बताओ, मेरे हिसाब से r/2 बचा। dr/dt कैंसिल्ड, पाई से पाई कैंसिल्ड, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। इट वाज 4r², इट वाज 8r, तो डिवाइड करने पे r/2 आंसर। इतना आने के बाद जो हमने लास्ट स्टेप लिखा, हमने इसमें बहुत सफाई से dr/dt को हटा दिया, dr/dt हटा दिया, तो सिर्फ ds/dt और dv/dt में एक कनेक्शन बच गया। अब आप ध्यान से देखिए, आपको सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में। व्हाट इज dv/dt? दिस इज 10। ds/dt ये आपसे पूछा है, मस्ट बी इक्वल टू r/2। r कितना है, r इज 5, 5/2। तो बता दीजिए कितना आंसर आ गया, अब तो सोल्व कर देंगे आप। सो व्हाट इज ds अपॉन dt, जल्दी बताइए। इट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके दो वेरिएबल्स हैं, दोनों आपस में डिपेंड नहीं करते, मतलब हमारे पास ऐसा फॉर्मूला नहीं है, पर दोनों एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। तो दोनों को थर्ड से कनेक्ट कर दीजिए आप और फिर डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। जैसे ऐसा हुआ कि भाई आपका एक वेरिएबल है, ध्यान से देखना, एक वेरिएबल है u। सो u इज डिपेंडेंट ऑन, u इज डिपेंडेंट ऑन x, v इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन x। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है du अपॉन dt डिवाइडेड बाई dv अपॉन dt। ये पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन आपसे कि u का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और v का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम में क्या रिलेशन है। तो हम देखते हैं u और v में कनेक्शन तो नहीं है, तो मैं पहले करूंगा इट इज du बाई dx और फिर कितना dv अपॉन dx। तो आई कैन राइट सेपरेटली, इस पहली लाइन के बाद दिस इंप्लाइज आई कैन राइट दैट du अपॉन dt इज इक्वल टू कितना, ये फंक्शन ऑफ x होगा, दिस इज f और ये कितना g। तो दिस इज f डैश x इंटू dx अपॉन dt। और यहां से कितना आएगा सेकंड वाले पार्ट से, dv अपॉन dt इज फंक्शन ऑफ, मतलब g डैश x इंटू dx अपॉन
dt, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये नॉर्मली स्फेयर में क्वेश्चन आते हैं, हालांकि और भी इसके अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ट्रायंगल में बन सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे सर्कल का एरिया और पेरीमीटर पे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, दोनों डिपेंड करते हैं। स्फेयर का वॉल्यूम और एरिया पे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक है, एक तो क्वेश्चन हुए ज्योमेट्रिकल जिनमें फॉर्मूला गिवन होते हैं, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें फॉर्मूला गिवन ही नहीं होता, जैसे ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए कैसे इसमें फॉर्मूला बनाएंगे। देयर इज ए लैडर ऑफ लेंथ 5 मीटर resting between two perpendicular walls such that the vertical end is 4 meter above the ground. If the horizontal end is pulled at the rate of 1 centimeter per second, pulled away होना चाहिए, pulled मतलब खींच रहे हैं आप इसको दूर की तरफ, find the rate of change at which vertical end will come down. तो इसको मैं समझा दूं ड्राइंग करके कैसे, क्या है क्वेश्चन एक्चुअली, फिर आप कर देंगे इसको। उसके बाद मान लीजिए ये एक वर्टिकल वॉल है और ये हॉरिजॉन्टल वॉल है, और हमने एक लैडर को इस पे प्लेस कर दिया, कहीं भी प्लेस कर दे हमने लैडर को। ये लैडर है, लैडर की पोजीशन है ए एंड दिस इज बी। लैडर की लेंथ कितनी है, लेंथ इज 5 और वर्टिकल एंड कितना है इसका, इट इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड। ये हाइट कितनी है, दिस हाइट इज 4, तो ऑफकोर्स ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3। क्वेश्चन ये कहते हैं कि अपने हॉरिजॉन्टल एंड को पकड़ा और धीरे से बाहर की तरफ खींचा, ऐसे किस रेट से पुल किया, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बहुत ही हल्के रेट से खींचा। तो ऑफकोर्स ये एंड नीचे आएगा, जब आप इसको बाहर खींचेंगे ये एंड नीचे आएगा ना, तो ये किस रेट से नीचे आएगा, क्वेश्चन ये है। थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, आप इसको सोचें और ट्राई करके फिर मुझे बताओ। ठीक है, -3/4 एंड 0.5 अभी चेक करते हैं इनमें से। हालांकि नेगेटिव आंसर का मतलब है, आंसर नेगेटिव आएगा कि बी एंड नीचे की तरफ आएगा और ए एंड दूर जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में जैसे मैं बोल रहा था, फॉर्मूला गिवन नहीं है आपको कि भाई कैसे रिलेट कराएं मैं इसको। तो एक बात श्योर है, लैडर की लेंथ इस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगी। आप उसको नीचे खींचे, ऊपर की तरफ खींचे, लैडर की लेंथ 5 ही रहेगी। लेकिन अगर आप लैडर को नीचे खींचेंगे तो ये वाली डिस्टेंस कम होती जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये तो ठीक है कि जब इसको बाहर खींचेंगे तो बी एंड नीचे की तरफ आएगा, ये टेंडेंसी है। तो इसका रिलेशन समझने के लिए हमने एक बार क्या किया, ये जो वर्टिकल हाइट है इसको मैंने y मान लिया और हॉरिजॉन्टल को मैंने x मान लिया। ये x है, o से डिस्टेंस है, o इज द सेंटर, ये वाला। चलिए अब बताइए, x में और y में एक बहुत सिंपल रिलेशन है जो दिख रहा है क्वेश्चन में। क्या रिलेशन है वो, x अगर बढ़ाओगे आप इधर तो y कम होगा, x को कम करेंगे तो y बढ़ेगा। x और y में क्या रिलेशन है, लेंथ ऑफ द लेडर 5 होने चाहिए, ये हिंट दे रहा हूं मैं, आप बताइए सोचकर क्या रिलेशन आएगा। हाँ ये रिलेशन है, ये तो आपने न्यूमेरिकली डेटा प्रूव कर दिया। x और y में क्या रिलेशन होगा, किसी एक लेडर की लेंथ 5 है, x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y इज द वर्टिकल डिस्टेंस। तो y और x में हमेशा क्या रिलेशन आपको दिखेगा, ठीक है, x इंक्रीज तो y डिक्रीज, ये भी सही है, बट ये रिलेशन नहीं हुआ ना, ये तो एक प्रॉपर्टी हुई। एक बहुत अच्छा रिलेशन है, मैं उस थ्योरम का नाम नहीं ले रहा हूं, आपको एकदम आ जाएगा आंसर, पाइथागोरियन थ्योरम। यू कैन अप्लाई पाइथागोरियन थ्योरम। अब बताओ क्या रिलेशन है। सो आई कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज 25। ये बताओ स्टेप सही है कि गलत है, लास्ट वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज 25। वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई विल बी सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज ऑलवेज 25। आप एक्स को कम करेंगे वाई बढ़ेगा, वाई को कम करेंगे तो एक्स बढ़ेगा, आप वाई को बढ़ाएंगे तो एक्स कम होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हैज टू बी 25। इस वाले स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछो एक बार आप, ये समझ आ रहा है आपको। तो लैडर वाले क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता आपको क्या रिलेशन है, तो ये आप कैसे लिखना पड़ेगा, ये लिखते क्वेश्चन का आंसर आ गया। नाउ डिफरेंशिएट बोथ एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई कैन से 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू dx by dt प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इंटू dy अपॉन dt मस्ट बी इक्वल टू 0। 25 का डिफरेंशियल 0, ये तो चेंज ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन हो गया कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस y इंटू dy अपॉन dt। दोनों में से एक चेंज आपको गिवन होगा, दूसरा आपसे पूछा होगा। बताओ उसने क्या पूछा आपसे, द हॉरिजॉन्टल एंड इज पुल्ड अवे एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल को हमने x माना है,
तो dx अपॉन dt इज 1, कितना है 1 सेंटीमीटर। हालांकि चाहो तो आप इसको मीटर में बदल सकते हैं या आप इसको मीटर में सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी 3। किस मोमेंट पे पूछा है इसने? उस मोमेंट पे चेंज पूछा है जब वर्टिकल एंड 4 मीटर ऊपर है, मतलब 400 सेंटीमीटर, x बराबर 300 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 300 इंटू कितना बताइए 1 इज इक्वल टू माइनस 400 इंटू dy अपॉन dt। ये 100 तो कट ही जाना है, ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता से। सो व्हाट इज dy अपॉन dt? दिस आंसर इज -3/4। अब बताओ जो -3/4 है इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड कि सेंटीमीटर पर सेकंड? जल्दी बताइए। द फाइनल आंसर है जो यूनिट ऑफ सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर, बिकॉज हमने सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज सेंटीमीटर पर सेकंड। ये एक सबसे अच्छे क्वेश्चंस ये है इस चैप्टर के। इनमें क्या होता है कि आपको रिलेशन गिवन नहीं होता, फॉर्मूला गिवन नहीं होता, पर आपका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि उसमें कोई ना कोई चीज कांस्टेंट रहेगी। लैडर वाला क्वेश्चन तो आपने एक देख लिया, आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। लैडर के क्वेश्चन में लेंथ हमेशा कांस्टेंट होती है, भाई लैडर तो एक ही है ना, तो अगर लेंथ कांस्टेंट है तो आप उसको यूज कीजिए क्वेश्चन में, आपका फट से आंसर आ जाएगा। और एक बार देखोगे आप उसको भूलेंगे नहीं क्वेश्चन को। आगे चले अगले क्वेश्चन पर। समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? चलो देख थोड़ा बेटर क्वेश्चन लेते हैं। ये निमसेट 2009 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन। कौन पर बेस्ड है क्वेश्चन, एक बार पढ़िए। इन एन इन्वर्टेड कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, वाटर इज पोर्ड इनटू द water is poured at the rate of 10 centimeter cube per second. Find the rate of change in the height at the moment when the water level is 4 centimeter. भाई पानी से भरना शुरू हो जाएगा और किसी एक मोमेंट पे इसने पूछा है कि रेट ऑफ चेंज कितना होगा। मैं इसको एक बार ड्रॉ कर दूं। इन्वर्टेड कोन कैसा होता है? देखिए नॉर्मल कोन तो कैसे होते हैं, जिसका बेस नीचे वर्टेक्स ऊपर, इसको बोलते हैं नॉर्मल कोन। तो नॉर्मल कोन में पानी नहीं भर सकते आप, तो इन्वर्टेड ये कौन है, तो ये कौन की शेप ऐसी है, ये कौन है। मैं इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कौन, कि नीचे आएगा वर्टेक्स, ऊपर आएगा इसका बेस, और हम ऊपर से इसमें पानी डाल रहे हैं, तो वाटर ऊपर से आ रहा है कितना 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप बताइए स्टार्टिंग में ये बहुत तेजी से ग्राफ इसका बढ़ेगा, मतलब हाइट ऑफ वाटर तेजी से बढ़ेगी और बाद में धीरे धीरे बढ़ेगी, या फिर स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ेगी बाद में तेजी से बढ़ेगी? कब कब ज्यादा तेजी से हाइट बढ़ेगी, स्टार्टिंग में कि बाद में? स्टार्टिंग में बढ़ेगी, बाद में जब इसका बेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर हाइट उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और ड्रॉ कर दूं, फिर आपको ये थोड़ा बेटर समझ में आएगा। अब इसमें वाटर यहां तक आ गया है, यहां तक आपने इसमें पानी भर दिया। ठीक है, इसने कहा कि जब इस वाटर की हाइट 4 सेंटीमीटर हो गई है, उस टाइम पर व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट? किस मोमेंट पर? जब हाइट ऑलरेडी इसकी 4 सेंटीमीटर हो गई है तब। तो हाइट इसकी ये होगी, हाइट ये है। अब ये सारा डायग्राम रेडी हो गया। अब देखिए आप क्वेश्चन, तो ये पॉइंट में मान लेता हूं दिस इज ए, इसको मान लेते हैं बी, सी, ये मिड पॉइंट है सपोज डी, दिस इज ई, एफ एंड जी। ठीक है, एक ही करके देखेंगे हम। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस कॉन? जीई, ये कितना आंसर है बताओ? ये गिवन है आपको 4, रेडियस तो 4 है ना क्वेश्चन में। हाइट ऑफ द कॉन इज एजी, ये कितना है? दिस इज 12। तो हाइट मुझे कौन की गिवन है, रेडियस भी गिवन है। वाटर जब इसमें फिल करेंगे तो वाटर की शेप वही हो जाएगी जो कि कौन की शेप है। तो इसने कहा कि इतना पानी भर चुका है ऑलरेडी, अब आप इसमें वाटर डाले जा रहे हैं, तो हाइट में क्या रेट, हाइट किस रेट से बढ़ेगी? तो मेरा पहले इसमें पर्पज होगा कि हाइट को लेकर और कौन के वॉल्यूम को लेकर जो उसमें पानी भरा हुआ है उसमें मुझे एक रेशो चाहिए, उसके बिना आंसर नहीं आएगा। खैर उस पर जाने से पहले किसी भी कौन का जो वॉल्यूम होता है उसको फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इज
1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ये कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद नहीं तो कोई इश्यू नहीं, ये आप बाद में पढ़ेंगे, आपको आ जाएगा। एच इज द हाइट, आर इज द रेडियस। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पानी से भर चुका है कितनी हाइट तक, 4 सेंटीमीटर तक। जितना पानी भरा हुआ है ये नीचे वाला हिस्सा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्या आप निकाल सकते हैं? बस सिर्फ इतना पार्ट बताओ, जितना पानी इसमें भर चुका है उसका वॉल्यूम कितना है। जो फिल्ड वाटर है, क्या हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना आंसर आएगा? एच को 4 ले लिया आपने, ठीक है। आर कितना रखा आपने, व्हाट इज आर? ठीक है, सबके फॉर्मूले में आर आ रहा है। आर की वैल्यू क्या रखोगे आप? आर की वैल्यू रखेंगे, जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये होगा ना आर की वैल्यू। तो आर एक्चुअल में ये होगा। आर ये नहीं ले सकते ऊपर वाला आप। भाई जितना वाटर भरा हुआ है वो तो पूरे कोन में थोड़ी है, वो तो इस छोटे से हिस्से में है। इस छोटे वाले कोन के लिए आर क्या डिफरेंट है, बड़े कोन का आर डिफरेंट है। बड़े कोन की हाइट 12 है, छोटे कोन की हाइट पता नहीं आपको। तो मैंने छोटे कोन की जो हाइट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको क्या मान लिया, इसको एच मान लिया। ये वाला हाइट एच है। अब कोन के क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा लॉजिक होता है सिमिलर ट्रायंगल का। आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। देखिए यह हालांकि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, वो ज्यादा अच्छा तरीका है, मैं उससे कराता हूं आपको। ये एंगल है आपका थीटा, सही है। सो व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एच। द सेम टेन थीटा इज जी अपॉन ए जी। तो सिमिलर ट्रायंगल भूल जाओ आप, हम इसमें लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज टेन थीटा? इट इज आर अपॉन एच, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जी ई अपॉन कितना, ए जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, स्मॉल कॉन की हाइट 4 ही होगी, हम लिखेंगे उसको, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा। अब मुझे आर की वैल्यू चाहिए। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू, एच की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4। जी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज जी? जी भी 4 है, इंटू 4। व्हाट इज ए जी? ए जी इज 12, तो हो गया 16/12। ठीक है आंसर, 16/12। तो सॉरी, पहले हम एक काम करते हैं, ये इसको अभी हम एच ही रहने देते हैं। ये आंसर, तो आंसर कितना हो गया आपका, ये आंसर हो गया इज इक्वल टू एच अपॉन 3। आगे नहीं बढ़ना आपको, पहले बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं। ये हमने क्या बात की, जितना भी वाटर कॉन में भरा जा चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, उसकी रेडियस में और हाइट में क्या रिलेशन होगा, ये हमने ढूंढ दिया कि रेडियस हमेशा हाइट की 1/3 होगी। सिंपल सा लॉजिक है, ये तो ऐसे भी समझ आ जाना चाहिए। पूरे कोन की हाइट 12 है, तो रेडियस 4 है, तो रेडियस हाइट की 1/3 होगी। तो अब इसमें जितना भी पानी भरेंगे उसकी जो भी हाइट मिलेगी, रेडियस हमेशा उसका 1/3 ही आएगी। ये सिमिलर ट्रायंगल्स आ सकते हैं, ये टेन थीटा से भी आ सकते हैं। टेन थीटा इज आर अपॉन दिस एंड सेम टेन थीटा इज जी अपॉन ए जी। इतना आंसर आ गया। अब मुझे चाहिए इस कोन का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा h/3 का होल स्क्वायर इंटू एच, इसी कोन की हाइट h। तो दिस आंसर इज पाई अपॉन, ये स्क्वायर हो जाएगा 927 इंटू एच का क्यूब। जो क्वेश्चन मुझे चाहिए था वो मैंने कनेक्ट कर दिया। मुझे चाहिए था कि इस कोन में जितना पानी आपने भरा, उस वाटर फील्ड का हाइट के साथ क्या कनेक्शन है, वो मैंने निकाल दिया कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर फील्ड इज π/27 इंटू एच क्यूब। आप क्वेश्चन में पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज गिवन, तो फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया dv अपॉन dt इज इक्वल टू π/27 इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt। dh अपॉन dt हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल, dv/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अच्छा एक बार बताओ, इस कोन के वाटर वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा पर सेकंड, जितना पानी इसमें बाहर से डालेंगे? भाई जितना पानी आप बाहर से डाल रहे हैं वही तो रेट ऑफ चेंज है वॉल्यूम का। वो कितना है, दिस इज 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। जितना वाटर इसमें इनटेक हो रहा है उतना ही तो वाटर बढ़ रहा है ना इसके अंदर। ये जो वाटर है जितना हमने फिल कर दिया, ये है क्वांटिटी ऑफ वाटर इनसाइड द कोन, जो हमने ग्रीन कलर में दिखाया। तो जो ग्रीन कलर वाला पानी है ये किस रेट से बढ़ रहा है, जिस रेट से पानी डाल रहे हैं इसके अंदर।
तो dv अपॉन dt इज 10, ये तो हो जाएगा 10. दिस इज पाई बाई 27 एज इट इज 3h स्क्वायर. अब h की वैल्यू 4 हम यहां रखेंगे. इसने पूछा उस मोमेंट पे आप निकालिए हाइट में चेंज जब h की वैल्यू ऑलरेडी 4 हो गई है, तो यहां पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा. पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखो एक बार आप, फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक तो बात है कि इन कोन की जो हाइट होती है और जो रेडियस होती है उसका रेशियो हमेशा ही कांस्टेंट होता है. आप इस कोन में कुछ भी लिक्विड फिल करेंगे, उस लिक्विड की शेप भी इस कोन जैसी होगी, उसकी रेडियस में और उसी की हाइट में वही रेशियो होगा जो बड़े कोन की रेडियस और बड़े कोन की हाइट में था. व्हाट वाज दिस रेशियो? दिस रेशियो वाज 4/12. हाइट 12 है, रेडियस 4 है, ये 1/3 हो गया. तो अगर आप वाटर यहां तक भी भरेंगे तो आप ये जान जाएंगे रेडियस हमेशा हाइट की 1/3 होगी. तो r इजिकल टू कितना होगा? h/3. हम सीधे इस स्टेप पे पहुंच सकते हैं. r इजिकल टू h/3. ठीक है. तो अब मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहूंगा. वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस कोन, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस कोन दैट इज डिपेंडेंट अपॉन h, नॉट r, क्योंकि क्वेश्चन ने r नहीं पूछा है. तो मैंने r की वैल्यू h की फॉर्म में रख दी. तो वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. आर की वैल्यू h/3, दैट इज पाई बाई 27 इंटू एच क्यूब. Now dv by dt is pi by 27 into 3h square into dh by dt. आगे की बात तो आप कर ही लेंगे, मुझे नहीं लगता मुश्किल काम है. तो आप चाहे तो वैल्यू पुट कर लें. दिस इंप्लाइज क्या क्या वैल्यू आएगी? dv by dt is 10. 10 is equal to pi upon 27 3h square. h की वैल्यू कितनी? 4. तो ये हो जाएगा इंटू 48 इंटू dh अपॉन dt. ये आपको सोल्व करना है. बस ये थोड़ा कट जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा. तो 2 स्टेप है कोन के क्वेश्चन में. सबसे पहले आपको क्या याद आना चाहिए? सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल, या इस एंगल को याद कीजिए. इस एंगल को याद रखें. इसको बोलते हैं हम सेमी. सेमी मतलब हाफ वर्टिकल एंगल. तो किसी भी कोन में सेम होता है, चेंज ही नहीं होता. भाई आपने कोनिकल फ्लास्क बना दिया, अब नीचे आपने उसमें एक लिक्विड फिल किया ग्रीन कलर का, दूसरा कोई लिक्विड है जो उससे लाइट है, वो ऊपर आपने फिल कर दिया इसके ऊपर. तो दोनों की जो रेडियस और हाइट में रेशियो होगा वो इस एंगल पे डिपेंडेंट होगा. अब इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो एक कमेंट कीजिए आप, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. फर्स्ट टाइम करेंगे क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है. क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पर ऐसा क्वेश्चन हमें लर्न करना चाहिए. सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए. तो आप इसको क्या रेट करते हैं क्वेश्चन को? 1 to 5 की रेटिंग में 1 नंबर देंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर. तो समझ आएगा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आसान है, बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल आसान है बच्चों वाला क्वेश्चन आपके लिए. तो दीप सिंह ने दिया 4.5. एक्चुअली बताऊं आपको क्यों मुश्किल लग रहा है? आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है. मैं सही बता रहा हूँ. अगर आप नमन आपको 5 लग रहा है, अगर आपको ज्योमेट्री अच्छी आती है, मतलब आप पढ़ेंगे, तो ये आप इसको 3 देंगे रेटिंग. ये 3 और 4 के बीच में देंगे. ज्योमेट्री नहीं आ रही है तो फिर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए. मेरे हिसाब से जो लेडर वाला क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट सेम लेवल के क्वेश्चन हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपको फॉर्मूला आता है कौन वाला. आप अच्छा चलो एक और मैं आपसे सही पूछता हूं. ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट इसका मुश्किल है, ये ज्योमेट्री वाला पार्ट मुश्किल है. आपको समझ आ जाएगा क्यों ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है आपको. जैसे इसमें डिफरेंशियल स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन सडनली आसान हो जाता है. तो जो हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं उसका तो दोष नहीं है ना इसके अंदर कोई भी. एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल पार्ट इसका अच्छा है. तो ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, कि आपने कौन को ऊपर से काट दिए, बच्चे का वॉल्यूम कितना आएगा, तो आपके लिए बच्चे वाला क्वेश्चन है ये. ज्योमेट्री का बिल्कुल मुश्किल नहीं है. खैर समझ तो आया ना क्वेश्चन आपको, एक मुश्किल हो या आसान हो, समझ आ गया? ये मैं से कुछ पार्ट फिर से एक्सप्लेन करूं? ठीक है ना. मैंने इसमें हर चीज करी जो मुझसे हो सकती थी. कलर भी बनाया, डायग्राम बना दिया, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ही यही है. आप इसको दोबारा करके देखेंगे तो आपको अच्छे से आएगा. बिना देखे आप ट्राई करके देखना एक बार. तो ये तो हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल. तो मैं दूसरा पार्ट भी थोड़ा सा आपको शुरू करा देता हूं. एक होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. ठीक है, एक आर्टिकल है, उसी से फिर हम मैक्सिमम मिनिमम कर पाएंगे कल वाली क्लास में, परसों वाली जब भी आएगी. तो मैं इसको आपको हिंट देता हूं एक बार. देखिए, कोई भी ग्राफ, कोई फंक्शन, इट कैन बी इंक्रीजिंग, इट कैन बी डिक्रीजिंग, इट कैन बी मोनोटोन. हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में मोनोटोनस काम है, बहुत ही मोनोटोनस वर्क है, मोनोटोनस लाइफ चल रही है जैसे आजकल चल रही है सबकी.
तो मोनोटोन का मतलब होता है एक जैसी, सिंपल लैंग्वेज में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का तो नाम से आप समझ गए होंगे, इसका मतलब है इंक्रीज होगा लगातार ग्राफ, कभी डिक्रीज नहीं होगा, कभी ग्राफ कांस्टेंट भी नहीं होगा। तो पहले मैं तीनों को ग्राफिकली बताता हूं, एक ही ग्राफ में मैं तीनों को बता दूंगा कि इंक्रीजिंग क्या है, मोनोटोन क्या है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ क्या है। देखिए, ये ले लिया हमने वाई एक्सिस हर क्वेश्चन की तरह, और ये एक्स एक्सिस, और एक ही करके हम तीन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, तो बड़ा आसान ग्राफ है, हम वही ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है ये वाला ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ। थोड़ा और सही बना लेते हैं इसको। ठीक है, एक ग्राफ ही है। इस ग्राफ में आप बोलेंगे कि ग्राफ पहले तो डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ डिक्रीजिंग भी है और ये ग्राफ इंक्रीजिंग भी है। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ लेते हैं। दूसरा ग्राफ है आपका मोनोटोनस ग्राफ, मोनोटोन। मोनोटोन ग्राफ ऐसे होते हैं, ऐसा ग्राफ। ये ग्राफ कभी डिक्रीज नहीं करता। देखिए, बीच में रुक तो गया थोड़ी देर के लिए, ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्टिल हो गया है, ग्राफ ने बढ़ना बंद कर दिया था, लेकिन नीचे तो नहीं आया कभी, ये नीचे तो नहीं आया ना कभी भी। तो ग्राफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोन ग्राफ होता है, या तो ये इंक्रीज करते हैं या ये ग्राफ डिक्रीज करते हैं। ये ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं, तो मैं कलर चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मोनोटोन वाली कैटेगरी है। यही ग्राफ आपका ऐसा हो सकते हैं, ये ग्राफ। तो ये जो ऊपर से नीचे ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है लगातार, बीच में थोड़ी देर के लिए ग्राफ रुक गया है, लेकिन उसके बाद फिर डिक्रीज हो रहा है, तो दिस ग्राफ इज मोनोटोन। अब ठीक है भाई, तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ कौन सा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसे होते हैं जो ना तो बीच में रुकते हैं ना बीच में कम होते हैं, दे ऑलवेज इंक्रीज, जैसे ये ग्राफ, ऐसे को ग्राफ ग्रीन वाला। अब ग्रीन वाले ग्राफ में और ऑरेंज वाले में एक फर्क है कि ऑरेंज वाला तो बीच में ऑलमोस्ट फ्लैट भी हो गया है, ये कभी फ्लैट नहीं होता, बढ़ेगा हमेशा। सो फिर टेक्निकली तीनों का मैं डिफाइन कर सकते हैं। तो जो पहला ग्राफ है आपका, ये है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। और सेकंड ग्राफ जो हमारा ऑरेंज वाला था, ये मोनोटोन ग्राफ है, ये वाला भी। और दूसरा कहां था पार्ट? दूसरा ये वाला, ठीक है। तीसरा पार्ट था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो ग्राफ बिल्कुल नहीं रुकता है, लगातार चलेगा, लगातार बढ़ेगा, तो ये ग्राफ होगा आपका ग्रीन वाला। बहुत ज्यादा लाइंस होगी ग्राफ के अंदर, इनको ग्राफ मत मानना, ये सिर्फ इंडिकेटर है ना, ऐसे से ग्राफ होगा। तो आप समझ गए तीनों में डिफरेंस। अब इसको जब लिखते हैं तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो समझा दूंगा। मोनोटोन का मतलब ये होता है सेकंड वाले पार्ट का, कि एक ऐसा ग्राफ दैट इज एफ बी इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू एफ ए, वेयर बी मोर देन ए। देखो क्या मतलब हुआ, कि आपका फंक्शन ऐसा है कि जब उसमें इनपुट की वैल्यू पहले से ज्यादा रखेंगे तो आंसर पहले से ज्यादा आएगा। पहले की बराबर भी आ सकता है, मतलब ग्राफ बराबर कब आएगा? जब ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, ये वाला या फिर ये वाला पार्ट। तो दोनों वैल्यू सेम तो हो सकती है लेकिन कम नहीं होगा, ये ग्राफ हमेशा बढ़ेगा, कम कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमारी एज, तो एज क्या बताइए, एज कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, कभी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। इनकम कैसा फंक्शन है? इनकम, इनकम किस कैटेगरी में आएगा? इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग, मोनोटोन, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसे मोनोटोन कैसे बोला आपने इंक्रीजिंग? आजकल देख रहे हो आप कैसा हो रहा है। तो ये होगा फर्स्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपकी इनकम बढ़ सकती है, बीच में कम भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम कुछ ग्राफ में आपको लेके बताता हूं कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे हो। ये तो हमने सिर्फ ग्राफिकल देखा पार्ट, इसका दूसरा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट का इंटरप्रिटेशन किया, देखो देखिए। तो वो ज्यादा आसान है समझना, उसमें कोई मुश्किल नहीं, मैंने ग्राफिकली इसलिए बताया कि आप भूले नहीं। मान लीजिए एक फंक्शन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ
x. सो अब हम इसके अलग अलग पार्ट लेते हैं. नंबर 1, फॉर इंक्रीजिंग, भाई आपका ग्राफ बढ़ेगा, इसके लिए क्या जरूरी है? dy अपॉन dx मस्ट बी मोर देन इक्वल टू 0. dy अपॉन dx का मतलब ये होता है x के बढ़ाने पर y में क्या चेंज होगा. अगर x के बढ़ाने पे y में भी चेंज आता है सेम, तो इनका रेशियो क्या आएगा? पॉजिटिव. ये 0 भी आ सकते हैं, तो इसको इंक्रीजिंग बोलेंगे हम. एंड फॉर डिक्रीजिंग, क्या होना चाहिए बताइए? dy अपॉन dx इज लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो ग्राफ आपका डिक्रीज करेगा. नंबर 2 क्या था? मोनोटोन. योर ग्राफ इज मोनोटोन. ये हमेशा बढ़ेगा, ये हमेशा कम होगा. तो फिर क्या आएगा? dy अपॉन dx इज मोर देन इक्वल टू 0. हाँ, एक्चुअली जो 0 आता है ना, 0 वाला पार्ट, इसको फिर हम ओमिट कर लेते हैं. 0 का मतलब क्या होता है कि ग्राफ ने स्टार्ट किया इंक्रीज करना, तो आपका इंटरवल हमेशा ओपन आता है. इसमें जब आपको इंटरवल निकालते हैं ना, मैं आपको बात बताऊंगा, उसको हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं. कि जैसे मान लीजिए 0 एक पॉइंट है, तो 0 पे ग्राफ ना तो इंक्रीज करते हैं, ना ग्राफ वहां पर डिक्रीज करते हैं, ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता. फिर भी हम उसको कभी कभी इंक्रीजिंग में काउंट करते हैं, कभी कभी हम उसको डिक्रीजिंग में काउंट करते हैं. जैसे ये ग्राफ है, ये आपका एक ग्राफ है, जिसको हम प्लॉट कर रहा हूं. ये ग्राफ है. तो 0 पर देखिए क्या हो रहा है. 0 पर बताइए, 0 पर क्या है? dy बाई dx. 0 पर dy अपॉन dx क्या है? 0 है ना. दिस इज x एक्सिस और एक कितना, दिस इज y एक्सिस. तो यहां पर ये 0 है. 0 होने के बावजूद भी ये ग्राफ किस कैटेगरी में आते हैं? बताओ कौन सा हो गए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोन, और समटाइम्स इंक्रीजिंग समटाइम्स डिक्रीजिंग. कौन सा केस होगा? ये मोनोटोन है. मोनोटोन. तो ये जो dy बाई dx 0 आता है, इसके दो अलग अलग मीनिंग होते हैं. कभी कभी ये मैक्सिमा बन जाता है, कभी कभी ये मिनिमा बन जाता है, कभी ये मोनोटोन का पार्ट होता है. ठीक है, तो इसलिए हमने यहां ले लिया कि अगर ये मोर देन इक्वल टू 0 भी है, तो इस इंटरवल में हम बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग है. इससे पहले का आपको नहीं पता. तीसरा पार्ट देखिए, थर्ड. थर्ड क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ग्राफ बढ़ता ही जाएगा, ना तो वो कभी 0 होगा, ना वो कांस्टेंट बनेगा. तो इसके लिए आएगा dy अपॉन dx इज मोर देन 0. इस पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा. ठीक है, तो ग्राफ इंक्रीज करेगा, मतलब उसने 0 से चलना शुरू किया, तो ग्राफ 0 हो सकता है थोड़ी देर के लिए, वापस फिर वो पॉजिटिव होगा, या फिर ऐसा आंसर. हालांकि इस मोनोटोन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को अलग अलग कई सारी बुक्स में क्लासीफाई नहीं करते. सिर्फ हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं, बिकॉज मेन पर्पज हमारा वही होता है कि ग्राफ कब बढ़ेगा, कब ग्राफ कम होगा आपका. अब इसका मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं आपको. ये जो आपने ग्रीन वाला ग्राफ देखा है, ये एक बहुत फेमस ग्राफ है. दिस इज y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3. बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है आपको. तो क्वेश्चन भी आते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोन. बताइए कैसा ग्राफ हुआ है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब किस कैटेगरी में आते हैं? इट इज मोनोटोन. ये कभी डिक्रीज नहीं होता, लगातार ये ग्राफ बढ़ता है. एक्स के बढ़ाने पे वाई का आंसर बढ़ते जाएगा. हाँ, बीच में जाके ये ग्राफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है 0 के पास, लेकिन ग्राफ मोनोटोन है, ऐसा ग्राफ माना जाएगा. कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ग्राफ इंक्रीज भी करेगा और ग्राफ आपका डिक्रीज भी करेगा. जैसे ये वाला क्वेश्चन. मान लीजिए आपने कहा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3. चलो थोड़ा और अच्छा ले लेता हूं इसको. सॉरी, इसको हमने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x. ये ग्राफ है आपका. अब बताइए ग्राफ कब इंक्रीज करेगा, कब ये ग्राफ डिक्रीज करेगा, और कब इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा. तो आप करिए dy अपॉन dx. कितना आंसर? इट इज 2x माइनस 3. अगर ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर, तो इंक्रीजिंग वाली कैटेगरी. इसका मतलब होगा दिस इंप्लाइज x इज मोर देन 3/2. ये इक्वल टू भी आ जाएगा. 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू 3/2.
अब वो जो बीच का पॉइंट था जो आप पूछते थे इक्वलिटी, इसका मतलब है dy/dx इज 0 एट x इज इक्वल टू 3/2। तो x इज इक्वल टू 3/2 पे ग्राफ ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, एक मोमेंट के लिए ये ग्राफ आपका रुक जाएगा। तो हम इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, कैसे ग्राफ आएगा, 3/2 तक ये ग्राफ क्या होगा, सॉरी 3/2 के बाद ये ग्राफ बढ़ना शुरू होगा। 3/2 से पहले ग्राफ डिक्रीज होगा, 3/2 पे ना इंक्रीज करेगा ना ये ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो एक्चुअल में ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये ऐसा ग्राफ है, बिल्कुल ऐसा ग्राफ है। ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है 3/2, मतलब दिस इज 3/2, और ये एक सिंगल पॉइंट है, यहां से चला ग्राफ। अब मान आप देखना, आप ग्राफ पीछे चलता आ रहा है, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा, चलो हम इसको अलग कलर में कर दूं मैं इसको, तो आप जो ऑरेंज वाला पार्ट देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे आप, डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग, क्योंकि 3/2 से पहले पहले ग्राफ नीचे आता है और 3/2 के बाद ग्राफ क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग। तो फिर ये पहले वाली कैटेगरी में आएगा। हम इसको लिखेंगे कि 3/2 के बाद ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, 3/2 से पहले ग्राफ डिक्रीजिंग है, और 3/2 पर क्या है, नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। मतलब क्या हो जाएगा फिर ग्राफ आपका मिनिमम। भाई जब ग्राफ इंक्रीज करना बंद कर दे, डिक्रीज करना बंद कर दे, तो ग्राफ या तो कांस्टेंट हो जाएगा, या मिनिमम हो जाएगा, या मैक्सिमम हो जाएगा। या मैक्सिमम मिनिमम में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इक्वल टू साइन का क्या मीनिंग होता है। तो अभी तो हम ब्रॉडली एक आइडिया ले रहे हैं कि कब ग्राफ इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा। तो चलिए एक एक लास्ट क्वेश्चन आप करके दिखाइए इसमें, ये क्वेश्चन बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। y is equal to x³ minus 12x plus 4। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x² माइनस का 12। अगर ये 0 से ज्यादा तो इंक्रीजिंग, 0 से कम तो डिक्रीजिंग, और 0 है तो मिनिमम या मैक्सिमम देखेंगे। तो इसको हमने लिखा इट इज मोर देन इक्वल टू 0, तो 3 से कट जाएगा, सो x² इज मोर देन इक्वल टू 4। ये एक आंसर हुआ। x² की वैल्यू 4 से बड़ी कब आएगी, दिस इंप्लाइज या तो x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, या x की वैल्यू -2 या उससे कम है। ठीक है आंसर। ऐसे ही 3x² माइनस का 12 इज लेस देन इक्वल टू 0, सो x² इज लेस देन इक्वल टू 4। x का स्क्वायर 4 से भी कम होगा तो x होगा लेस देन इक्वल टू 2 एंड मोर देन इक्वल टू -2। तो इस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीज करेगा, इस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज करेगा। 2 और -2 पर जो ग्राफ आएगा वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। और इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, ये भी क्यूबिकल ग्राफ है, देखो क्यूबिकल ग्राफ है, ये ऐसे प्लॉट होगा। तो ये अब आप इस ऊपर वाले ग्राफ को देख के बताइए, y की वैल्यू 0 पे कितना आंसर मिलेगा आपको, y की वैल्यू 0 पे कितनी आएगी, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 4 आंसर मिलेगा। भाई अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ये तो साफ समझ आ रहा है ना। अच्छा, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो y भी नेगेटिव आएगा, तो ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। क्यूबिकल फंक्शन का ऐसे ही ग्राफ होता है कि बहुत नीचे से स्टार्ट होता है, ऊपर बढ़ता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। कभी कभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्यूब का फंक्शन, ये इतना बड़ा टर्न नहीं होता, ये यहीं से ऊपर मुड़ जाता है, तो ये मोनोटोन ग्राफ बन जाता है। कभी कभी काफी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो फिर इस ग्राफ के दो अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मैं इन पॉइंट्स को मार्क करता हूं। देखो हमने क्या निकाला डिफरेंशियल से, कि जब x की वैल्यू 2 होगी या -2 होगी तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये है आपका पॉइंट x बराबर -2, ये है x बराबर +2। तो x बराबर -2 ये वाला पार्ट है, और x इज इक्वल टू +2 ये वाला पार्ट है। सही है ना। दिस इज x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। इससे पहले पहले मैं इसको फिर वही अलग कलर में करता हूं, आपको लिखना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो आप बताइए ये वाला पार्ट क्या है,
ये वाला हिस्सा क्या है? इंक्रीजिंग, तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है पहले, कहां तक? -2 तक। उसके बाद इसने इंक्रीज करना बंद कर दिया, नीचे आ गया, लेकिन इसके बाद ये फिर से इंक्रीज किया, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। और बीच का एक छोटा पार्ट है ग्राफ का, जब ये डिक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये वाला ग्राफ। तो -2 से लेकर +2 के बीच में ग्राफ डिक्रीजेज, -2 से पहले ग्राफ इंक्रीजेज, +2 के बाद ग्राफ इंक्रीजेज। डिफरेंशियल का ये बेनिफिट है, डिफरेंशियल इतना पावरफुल टूल है कि ग्राफ को प्लॉट किए बिना मैं ये बता सकता हूं इसमें कहां कहां ये पीक बनेंगे। एक्चुअल में इस ग्राफ का जो आइडिया आता है मुझे, वो डिफरेंशियल करने से ही आता है, वैसे नहीं पता लगता कैसे इसका आंसर आएगा। और एक और इसमें बहुत अच्छी बात देखो, आप मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा होता कि x³ माइनस का 12x प्लस का 4 बराबर 0, तो उसका आंसर देना, इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो एकदम नजर आ रहा है, रूट्स का मतलब वो होता है जब ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए, मतलब y 0 हो जाए। क्या y 0 हो रहा है आपके ग्राफ में? क्यों नहीं हो रहा है? ये y की वैल्यू 0 यहां पर हो रही है, ये y की वैल्यू 0 यहां पर हो रही है, और ये y की वैल्यू 0 यहां पर भी हो रही है। जब एक ग्राफ नेगेटिव से चलना शुरू हुआ, ये पॉजिटिव तक पहुंच गया, उसके बाद वापस नीचे नेगेटिव पर आ गया, और फिर वापस पॉजिटिव पहुंच गया, तो x को तो काटेगा ना ये 3 बार। आप पेंसिल लो और इसको ड्रॉ करके दिखाओ, और आप देखो कि कट होगा कि नहीं 3 बार, तो 3 इसके रूट्स आएंगे। और अगर हम रूट्स को सोल्व नहीं भी कर पाते हैं, तो मुझे उसका अंदाजा रूट्स क्या होंगे। एक रूट 2 से बड़ा होगा, एक रूट 0 और 2 के बीच में होगा, एक रूट -2 से भी छोटा होगा। सो ऑल द 3 रूट्स आर रियल।